वहीं फंस गईं। ये इंडियन लड़का उनकी मदद करता है और उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आता है। उन लड़कियों की गाड़ी भी खराब थी, इसलिए वो भी उसी रेगिस्तान में उस इंडियन लड़के के साथ रहने लगी। मगर फिर वही लड़का उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। कुछ ऐसा करता है कि वो पांचों लड़कियां न सिर्फ उसे पैसे देती हैं, बल्कि उसे अपने साथ घर भी ले जाती हैं। वहां उसे काम भी देती हैं और रात को उस लड़के की हर ख्वाहिश भी पूरी करती हैं। अब सवाल यह है, उस गरीब मजदूर के पास आखिर ऐसा क्या राज था कि पांचों हसीन अरबी लड़कियां उसकी हर बात मानने पर मजबूर क्यों थीं? आइए सुनते हैं आज का यह दिलचस्प किस्सा। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, भवानीपुर। वहां एक कच्चा सा मिट्टी का मकान था जो गरीबी और सादगी की जीती जागती तस्वीर था। उस घर में 3 लोग रहते थे, आदित्य, उसके पिता शिवम लाल और मां सुशीला। आदित्य को शारीरिक मेहनत से परहेज नहीं था, मगर पढ़ाई का नाम सुनते ही उसकी जान सूख जाती थी। माँ बाप ने अपनी गरीबी के बावजूद एक सपना पाल रखा था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। हर सुबह उसे स्कूल भेजते, बैग पकड़ाते और ढेर सारी दुआओं के साथ विदा करते। मगर आदित्य स्कूल की राह छोड़कर होटलों में दोस्तों संग चाय उड़ाता, सिगरेट फूंकता और कभी कभी फिल्म देखने निकल जाता। वापसी पर ऐसा अभिनय करता मानो पूरा दिन किताबों में डूबा रहा हो। माँ बाप उसकी इस लगन पर नाज करते और समझते कि उनका बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है। वो हर दूसरे दिन स्कूल की फीस, किताबों या यूनिफॉर्म के बहाने पैसे मांगता और उन्हें ऐश में उड़ा देता। दिन बीतते गए और दिन से महीनों में बदलते गए। एक दिन उसके पिता शिवम लाल किसी काम से शहर गए। थकान के चलते एक छोटे से होटल में चाय पीने रुके। जैसे ही नजरें सामने पड़ी, दिल दहल गया। आदित्य दोस्तों के साथ बैठा ठहाके मार रहा था। शिवम लाल के कदम थरथरा गए। वो धीरे धीरे जाकर बेटे के पास बैठ गए। आदित्य ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाप ने ठंडी मगर भीतर तक चुभती आवाज में कहा, बेटा, ये वही पैसे हैं ना जो स्कूल और किताबों के लिए थे, यहां उड़ा रहे हो? आदित्य ने झूठ का सहारा लेना चाहा। बाबा, आज स्कूल में छुट्टी थी तो दोस्तों के साथ आ गया। शिवम लाल सब समझ चुके थे मगर कुछ नहीं बोले। बस इतना कहा, बेटा, अगर छुट्टी थी तो घर चले आते, खेतों में मेरा हाथ बंटाते। मैं बूढ़ा हो गया हूं, गर्मी सर्दी झेल कर दिन भर खपता हूं ताकि तू कुछ बन सके। आदित्य शर्म से गड़ गया, नजरें नीची कर बोला, बाबा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। शिवम लाल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर लौट आए। उस रात आंगन में टहलते रहे जैसे दिल के भीतर कोई तूफान कैद हो। लेकिन उस रात उन्होंने एक फैसला कर लिया, अब वो बेटे की बातों पर नहीं, अपनी आंखों पर भरोसा करेंगे। घर पहुंचते ही शिवम लाल का सब्र टूट गया। उन्होंने बेटे का बाजू पकड़कर कहा, आदित्य, तुमने कहा था कि कल स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन हकीकत यह है कि तुम पिछले 1 साल से स्कूल गए ही नहीं। आखिर क्यों? हमने तुम्हें किस चीज की कमी दी थी? उनकी आवाज भर्रा गई। मैं दिन भर खेतों में मजदूरी करता हूं, चाहे तपती गर्मी हो या हाड़ गला देने वाली सर्दी, बस इसलिए कि तुम पढ़ सको। मैं अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदता, लेकिन तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म लाता हूं। तुम्हारी माँ अपनी दवाइयां छोड़कर पैसे बचाती है ताकि तुम्हारी किताबें आ सकें, और तुमने हमें धोखा दिया। न स्कूल गए, न पढ़ाई की, बस पैसे बर्बाद करते रहे। ये कहते कहते शिवम लाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। सुशीला बेटे का चेहरा देखती रही, फिर चुपचाप कमरे में चली गई। बाप भी अंदर चले गए। आदित्य कोने में शर्म से खड़ा रह गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने वाकई गलत किया है। दिल में एक अजीब सा बोझ भर गया, पछतावे और अपराध बोध का। उसे लगा कि माँ बाप ने जो कुर्बानियां दी, उसने उनके बदले सिर्फ धोखा दिया। उस रात उसकी नींद उड़ गई। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसने एक फैसला किया, अब चाहे जो हो, वह माँ बाप को अपने बेटे पर गर्व करने का मौका देगा। अगली सुबह तैयार होकर वो नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर घूमता रहा, मगर हर जगह एक ही सवाल होता, कितनी पढ़ाई की है? और वो चुप रह जाता। बिना पढ़ाई के कोई उसे अच्छी नौकरी पर रखने को तैयार नहीं होता। शाम को थका हारा घर लौटा। सोचने लगा, अगर पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सका तो कम से कम मेहनत से कमाकर घर पर बोझ तो न बनूं। अगले दिन से उसने मजदूरी शुरू कर दी। कभी ईंटें ढोई, कभी ठेला खींचा। जो भी कमाया मां के हाथ पर रख दिया। माँ बाप ने मुस्कुरा कर लिया, लेकिन मन में एक टीस रह गई। उनका बेटा मजदूर बन गया, जबकि सपना तो अफसर बनाने का था। कुछ दिन बाद शिवम लाल और सुशीला के बीच बात हुई। बच्चा अब संभल गया है, लेकिन यहां मजदूरी से न घर चलेगा, न इसका भविष्य बनेगा। क्यों न इसे विदेश भेज दें, शायद वहां कुछ कमा सके। आदित्य ने यह सब चुपचाप सुन लिया। रात भर सोचता रहा, अगर दुबई चला जाऊं, भले ही मजदूरी करनी पड़े, लेकिन वहां की कमाई यहां से कई गुना ज्यादा होगी। अम्मा की इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। अब्बा को खेतों में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगली सुबह उसने माँ बाप से कहा, अम्मा, अब्बा, मैं तैयार हूं, बस आप लोग इंतजाम कर दो, मैं विदेश जाऊंगा। शिवम लाल ने कहा, पहले कागजात बनवा लो, फिर बाकी बंदोबस्त मैं देख लूंगा। आदित्य ने सब कुछ जल्दी से करवा लिया, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट पैसे थे। शिवम लाल के पास इतना पैसा नहीं था।
आखिरकार उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया। कुछ ही हफ्तों में आदित्य दुबई पहुंच गया। वहां एक पुराने जानकार मजदूर के पास रुका। जुबान भी नई थी, माहौल भी अनजान, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद उसे मजदूरी मिलने लगी। कभी सामान उठाता, कभी सफाई करता, कभी बाग में काम करता, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि बमुश्किल अपना गुजारा होता। माँ बाप को भेजने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। दिल में सिर्फ एक तमन्ना थी, ऐसा काम मिले जिससे माँ बाप की सारी तकलीफें खत्म हो जाएं। एक दिन एक दोस्त ने कहा, एक काम है, मुश्किल जरूर है, मगर तनख्वाह बहुत अच्छी है। अगर कर सको तो माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आदित्य ने तुरंत कहा, बताओ क्या काम है, मैं हर चीज करने को तैयार हूं। दोस्त ने बताया, यहां से बहुत दूर एक वीरान इलाका है, वहां एक बड़ा फार्म है, खजूरों का बाग है, साथ में ऊंट और बकरियां भी हैं। उनकी देखभाल करनी है। जगह सुनसान है, लेकिन तनख्वाह 4-5 हजार दिरहम मिलेगी। आदित्य ने बिना सोचे हाँ कर दी। दोस्त ने मालिक से बात की, जो पहले से ही किसी मजदूर की तलाश में था। मालिक ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो फौरन आदमी चाहिए था, कल ही ले आओ। अगले दिन अमीराती मालिक खुद गाड़ी लेकर आया और आदित्य को साथ बिठाकर रवाना हो गया। आदित्य खिड़की से रेगिस्तान को देखता रहा और दिल में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर ये जगह कब आएगी। गाड़ी शाम को चली थी और अब सुबह का सूरज निकल आया था, मगर मंजिल अभी भी नहीं आई। आदित्य घबरा गया, ये वाकई बहुत दूर है, जैसे दुनिया से कटा हुआ कोई कोना। वो पूरे रास्ते चुप रहा, कभी खिड़की से सन्नाटे से भरे रेगिस्तान को देखता, कभी आंखें बंद करके माँ बाप को याद करता। अब्बा अब भी खेतों में पसीना बहा रहे होंगे, अम्मा अपनी दवाई छोड़कर पैसे बचा रही होंगी, और मैं किसी अजनबी सहरा में चला जा रहा हूं। आखिरकार एक दिन और रात के लंबे सफर के बाद वो एक वीरान जगह पहुंचे। चारों तरफ रेत ही रेत, सूखे पेड़ और खामोशी का आलम था। न कोई इंसान, न कोई परिंदा, न कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। फार्म के अंदर कुछ बकरियां थीं, कुछ ऊंट और खजूर के पेड़। मालिक ने गाड़ी से राशन का थैला उतारा, दाल, चावल, सब्जियां और पानी के गैलन, और कहा, यह 15 दिन का राशन है, अगली बार मैं 15 दिन बाद आऊंगा। खजूर और जानवरों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर वो वापस चला गया। अब आदित्य अकेला था। पहली बार उसे जोर से एहसास हुआ कि वो कितनी वीरान जगह पर आ गया है। उसने मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर लिखा था, नो सिग्नल। उसके हाथ कांप गए, न इंसान न फोन। मैं कहां आ गया हूं? दिल चाहा भाग निकले, मगर फिर सोचा, यहां पहुंचने में गाड़ी को पूरा एक दिन लगा, पैदल चला तो महीनों लग जाएंगे, और रास्ते में भूख प्यास से जान चली जाएगी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब यहीं रहना है, जैसे भी हो। कुछ ही दिनों में वो रोजमर्रा के कामों का आदी हो गया। खजूरों की सफाई, बकरियों का चारा, ऊंटों को पानी। वक्त के साथ फार्म कोई कैद खाना नहीं रहा, बल्कि उसका ठिकाना बन गया। 1 साल बीत गया। कभी कभी जब दिल घबराता तो वो फार्म के पीछे वाली छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ जाता। वहां कभी कभी मोबाइल में थोड़ा सा सिग्नल आता और वो माँ बाप से बात कर पाता। वही कुछ पल उसका सहारा बनते। एक रात तेज आंधी और बारिश में वो सो रहा था कि अचानक चीखने की आवाजों से उसकी नींद टूट गई। वो घबरा गया। इस सुनसान सहरा में रात के इस पहर कौन चीख रहा है? उसने खिड़की से झांका तो दूर गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। दिल ने कहा, शायद मालिक आया हो और बारिश में फंस गया हो। वो तेजी से भागा। अंधेरे और बारिश में दौड़ते हुए जब गाड़ी के पास पहुंचा तो 4-5 परछाइयां नजर आईं। दिल में डर सा आया, ये कौन हो सकते हैं? कहीं खतरा तो नहीं? लेकिन जैसे ही उसने लड़कियों की चीखें सुनी, उसका दिल पिघल गया। ये तो लड़कियां हैं, मुश्किल में हैं। वो पास जाकर बोला, बहन जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं? लड़कियां कांपती हुई बोली, शुक्र है कोई इंसान तो मिला, हमें लगा कोई जानवर आ जाएगा। हम रास्ता भटक गए हैं, मोबाइल में भी सिग्नल नहीं और गाड़ी भी बंद हो गई है। आदित्य ने उन्हें तसल्ली दी, घबराइए मत, मेरे साथ आइए, वहां मेरा रहना है, बारिश से भी बच जाएंगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। वो सब उसके साथ चल दी। फार्म पर पहुंचकर उसने उन्हें पानी दिया, दिलासा दिया और कहा, अब आप सब महफूज हैं, सुबह होते ही मैं रास्ता दिखा दूंगा। उसके पास सिर्फ एक कंबल और एक तकिया था। दोनों उसने लड़कियों को दे दिए और खुद कोने में बैठकर रात भर पहरा देता रहा। बाहर तूफान था, मगर उसके दिल को अंदर से एक अजीब सुकून मिला। इतनी तन्हाई के बाद आज इंसानों की आवाज सुनने को मिली। पूरी रात आदित्य कमरे के एक कोने में बैठा रहा। बाहर तूफान और आंधी का शोर था, मगर उसके दिल में बरसों बाद एक अजीब सुकून था, इंसानों की मौजूदगी का एहसास। 5 लड़कियां थक कर सो चुकी थीं, लेकिन वो जागता रहा। कभी उनके चेहरों को देखता, कभी मन ही मन सोचता, शुक्र है आखिरकार कोई बात करने वाला, कोई सुनने वाला तो मिला, वरना पिछले 1.5-2 सालों में उसके पास सिर्फ अमीराती मालिक आता था। वो भी हर 15 दिन में एक बार राशन देता और तुरंत चला जाता। ये पहला मौका था जब किसी ने उसके साथ एक रात गुजारी, और वो भी बिना किसी लालच के।
सुबह होते ही आदित्य ने चूल्हा जलाकर चाय और नाश्ता तैयार किया। जैसे ही लड़कियां जागी, वो मुस्कुराकर बोला, आइए नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं आपको रास्ता भी समझा दूंगा। लड़कियां हैरान रह गईं। इतने कम साधनों में भी उसने उनके लिए नाश्ता बना दिया था। सबने चाय पी, थोड़ा बहुत खाया और फिर कहा, हमें गाड़ी तक पहुंचा दीजिए। रात को तूफान में हम पैदल ही आपके साथ आ गए थे। जब वो सब गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि गाड़ी रेत में ढंसी हुई थी। बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की गई, धक्का लगाया गया, बोनट खोला गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। लड़कियां मायूस हो गईं। आदित्य ने मन ही मन शुक्रिया कहा, चलो एक रात और साथ रहेंगे। लड़कियों ने उससे कहा, कुछ कीजिए ना, गाड़ी चलवा दीजिए। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं कोई मिस्त्री तो हूं नहीं, कोशिश की मगर कुछ हुआ नहीं। फिर उसने समझाया, मेरे मालिक को आए हुए आज 10 दिन हो चुके हैं। वो हर 15वें दिन आता है, हो सकता है अगले 5-6 दिन में आ जाए। अगर वो आया तो गाड़ी भी देखेगा और आप लोग उसके साथ शहर जा सकेंगी। लड़कियों ने आपस में सलाह की और आखिरकार मान गई। चलिए, यहां कम से कम महफूज तो हैं, 5 दिन और सही। वो सब वापस फार्म पर आ गई। अब उनके चेहरों पर डर की जगह मुस्कान थी। वो आदित्य से सवाल करने लगी, आप कहां के हैं? आदित्य ने जवाब दिया, मैं भारत से हूं। लड़कियों ने हैरानी से पूछा, ऐसी वीरान जगह पर कैसे रह लेते हैं, कैसी मजबूरी है? आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे वो एक नालायक बेटा था, स्कूल से भागता था, माँ बाप को धोखा दिया, फिर शर्मिंदगी में बदल गया, मेहनत करने लगा और आखिरकार दुबई आ गया ताकि अपने माँ बाप का सहारा बन सके। लड़कियां चुपचाप सुनती रहीं। उनके चेहरों पर एक गहरी हमदर्दी झलकने लगी। एक बोली, क्या वाकई भारत में इतनी गरीबी है कि लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए परदेश आ जाते हैं? आदित्य ने नरमी से कहा, हाँ, आज भी लाखों लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये सुनकर लड़कियां चौंक गईं। एक और बोली, हमारे यहां तो बचपन से हर चीज आसानी से मिलती है, हमें कभी अंदाजा ही नहीं था कि दुनिया में ऐसी भी जिंदगी होती है। आदित्य की सादगी और सच्चाई ने उनके दिल को छू लिया। वो भारत के बारे में पूछने लगी। गांव की नदियां, हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, सादा जिंदगी, इन सब की बातें सुनकर वो खो सी गई। मन ही मन सोचने लगी, हमें जरूर भारत जाना चाहिए, कितना खूबसूरत और सच्चा देश है। उन्होंने आदित्य से वादा किया, अगर हम कभी भारत आए तो तुम्हारे घर जरूर आएंगे। आदित्य मुस्कुराकर बोला, जरूर, अगर उस वक्त मैं भारत में हुआ तो तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा। लड़कियां हंसने लगीं और बोली, नहीं, अगर हम आएंगे तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। ये हंसी मजाक अब उनकी तन्हाई को थोड़ा कम करने लगा। 5 दिन ऐसे ही बीत गए, मगर अमीराती मालिक नहीं आया। लड़कियां परेशान होने लगी। आपने कहा था कि वो हर 15वें दिन आता है, अब तो 6 दिन हो गए। आदित्य भी सोच में पड़ गया। हाँ, मैं भी हैरान हूं, और अब तो राशन भी खत्म होने को है। ये सुनकर लड़कियां और घबरा गईं। मन ही मन उन्होंने एक फैसला किया, जब हम शहर वापस पहुंचेंगे तो अपने माँ बाप को सब कुछ बताएंगी और इस आदित्य जैसे इंसान को इस कैद से निकालकर एक बेहतर जिंदगी दिलाएंगी। लड़कियों ने दिल ही दिल में ठान लिया था, हम आदित्य को इस सुनसान रेगिस्तान से जरूर निकालेंगे। ऐसा सादा, ईमानदार और सच्चा इंसान नसीब से ही मिलता है। उसी शाम अमीराती मालिक फार्म पर आया। आदित्य ने बिना झिझक उसे सब कुछ बता दिया। कैसे बारिश में फंसकर ये 5 लड़कियां उसके पास आ गईं और पिछले 5 दिनों से यहीं रुक रही थीं। मालिक ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि खुद ही उन्हें गाड़ी में बैठाकर शहर वापस पहुंचा दिया। शहर में लड़कियों के माता पिता बेहद घबराए हुए थे, लेकिन जब बेटियों ने पूरी सच्चाई बताई, आदित्य की ईमानदारी, उसकी फिक्र और उसकी सच्चाई, तो उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने बेटियों से कहा, अगर वो लड़का तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हो तो जरूर लाओ। ऐसे लोग आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कुछ दिन बाद वो 5 लड़कियां फिर से फार्म पर आईं। वही सादा कपड़े, वही मुस्कान और साथ में एक नई पेशकश, आदित्य भैया, हमारे साथ चलिए, हम आपको दुगनी तनख्वाह देंगे, एक आरामदायक जगह, इज्जत और छाम वाला घर, सब कुछ मिलेगा। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यहां मैं अकेला जरूर था, मगर आप सबकी मेहरबानियों ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं चलने को तैयार हूं। बस फिर क्या था, वो सब उसे अपने साथ ले आईं। अब आदित्य का एक नया सफर शुरू हुआ। वो उनका ड्राइवर भी था, मददगार भी, और धीरे धीरे दोस्त भी बन गया। वो बाजार जाता, सामान लाता, गाड़ी चलाता, घर की सफाई करता, लेकिन सबसे प्यारी थी वो शामें, जब सब एक साथ बैठते, चाय पीते और हंसी मजाक करते। अब वो 5 लड़कियां उसे सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि एक साथी मानने लगी थीं। दोस्त, भरोसेमंद इंसान और अपनेपन की एक छांव। आदित्य भी उनके साथ खुलकर हंसने लगा था। अपने बचपन की शरारतें, माँ जी की गलतियां और माँ बाप की कुर्बानियां सब उनसे बांटने लगा। वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। 2 साल गुजर गए और आदित्य भारत न जा सका। एक दिन लड़कियों ने पूछा, आदित्य, तुम आखिरी बार कब घर गए थे? उसने नजरें झुका ली। 2 साल हो गए, लेकिन यहां काम इतना रहा कि वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। लड़कियों ने कहा,
अब तुम छुट्टी पर जाओ, हम तुम्हें अच्छी खासी रकम देते हैं, शॉपिंग भी करवा देते हैं। अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताओ, फिर वापस आ जाना। यह आदित्य के लिए एक चौंकाने वाला लम्हा था। उसे इतने पैसे कभी एक साथ नहीं मिले थे। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे, तोहफे दिए, टिकट दिलाया और कहा, अब जाओ और अपने गांव वालों को बताओ कि आदित्य अब बदल चुका है। जब वो अपने गांव पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया। वही लड़का जिसे सब नाकारा समझते थे, आज गाड़ी में आया था, नए कपड़ों में, और एक सुकून भरी खामोशी के साथ मजबूती से खड़ा था। माँ बाप तो खुशी से रो पड़े। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा अब सब कुछ है, घर, इज्जत, गाड़ी, अब शादी भी कर लो। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं बाबा, शादी का वक्त आएगा तो खुद बताऊंगा, अभी तो दिल वापस जाने को कर रहा है। कुछ दिन बाद उसने माँ बाप से रुखसत ली। मैं फिर दुबई जा रहा हूं, अगली छुट्टी में आया तो शादी की बात करेंगे। माँ बाप ने ढेरों दुआओं के साथ उसे विदा किया। वो लड़कियों से लगातार संपर्क में रहा। वापसी से पहले पूछा, आप सबके लिए क्या लाऊं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर आदित्य खाली हाथ नहीं जा सकता था। उसने हर एक के लिए खास तोहफे खरीदे, बनारसी साड़ियां, कश्मीरी जाफरान, गुलाब जामुन और रंग बिरंगी चूड़ियां। जब वो दुबई पहुंचा और ये तोहफे लड़कियों को दिए तो वो खुशी से झूम उठी। अब वो सिर्फ उनका नौकर नहीं रहा था, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जहां वो जाती उसे साथ ले जाती, बातें करती, हंसती, शेयर करती। आदित्य उनके लिए सुकून और भरोसे का नाम बन गया था। और इसी खामोश अपनेपन में एक नया जज्बा जन्म लेने लगा, मोहब्बत। पांचों लड़कियां, अलग अलग मिजाज, अलग अलग रंग, मगर दिल सबका एक जैसा। वो सब आदित्य को चाहने लगी थी, शायद उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। अब तक आदित्य उन पांचों लड़कियों का भरोसा, दोस्त और जरूरत बन चुका था। वो जहां भी जाती आदित्य उनके साथ होता। घर के काम हो या बाहर की पार्टीज, बाजार जाना हो या कोई जरूरी काम, हर जगह वही उनका साथी था। मगर धीरे धीरे उस अपनापन में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी थी। अगर किसी एक लड़की को कुछ काम होता तो वो झट से आवाज देती, आदित्य भैया आज मेरे साथ चलना है। आदित्य सादगी से साथ चल देता, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता बाकी लड़कियां मोबाइल पर मैसेज भेजने लगती, कहां हो, किसके साथ हो, हमें बताया क्यों नहीं। आदित्य सीधा साधा इंसान था, बस जवाब देता, आपकी सहेली के साथ एक फंक्शन में आया हूं। मगर सच्चाई ये थी, उन पांचों के दिलों में अब वो जज्बा उगने लगा था जिसे न वो एक दूसरे के सामने कबूल कर सकती थी, न ही अपने आप से झुठला सकती थी। हर एक चाहती थी कि आदित्य सिर्फ उसी का हो, उसी के लिए मुस्कुराए, उसी के लिए की बात सुने, उसी के साथ वक्त बिताए। अगर आदित्य किसी एक के साथ जरा ज्यादा वक्त गुजार देता तो बाकी के दिल में चुभन उठती। जो सहेलियां कभी साथ हंसती थीं, अब चुप्पी ओढ़ने लगी थी। आंखों में सवाल थे, लहजों में कसक और दिलों में बेचैनी। शुरुआत में आदित्य ने इसे मामूली बात समझा, मगर अब यह रोज का सिलसिला बन गया था। कभी कोई चुप रहती, कभी कोई नाराज हो जाती, तो कभी ताने सुनाई देते, आदित्य अब तो तुम्हें बस उसी के साथ जाना है ना। आज तो हमारी बात की जरूरत भी नहीं समझी। आदित्य का दिल हिल गया। मैं तो यहां इज्जत से काम करने आया था, सुकून मिला था, लेकिन अगर कभी किसी ने अपने माँ बाप को कुछ बता दिया तो मुझे यहां से निकाल भी दिया जाएगा, शायद जेल भी हो जाए। एक रात वो छत पर बैठा रहा, ऊपर आसमान को देखता और अपने आप से सवाल करता रहा, मैं क्या करूं? किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मगर यह रास्ता अब किसी गलत मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। जब सब लड़कियां नाश्ते पर बैठी थीं, आदित्य ने अदब से कहा, अगर आप सब इजाजत दें तो मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं। मैं थक गया हूं, कोई दूसरा काम ढूंढना चाहता हूं। सब चौंक गई, जैसे किसी ने उनके सीने पर वार कर दिया हो। सब एक साथ बोल पड़ी, आदित्य क्यों? कोई नाराजगी? किसी ने कुछ कहा? आदित्य ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे लगता है कि मेरी वजह से आप सबकी दोस्ती में दरार आ रही है। मैं अगर किसी एक के साथ जाता हूं तो बाकी नाराज हो जाती हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सबने मुझे इज्जत दी, अपनाया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्ते बिगड़े। इतना सुनते ही सब खामोश हो गई, नजरें झुक गईं। दिल जान गया कि आदित्य सब समझ चुका है। कुछ पल बाद एक लड़की ने धीमे से कहा, आदित्य तुम कहीं नहीं जाओगे। आज के बाद हम में से कोई भी तुमसे कोई शिकायत नहीं करेगी। तुम बस यहीं रहो जैसे पहले थे। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। मगर उसके दिल को मालूम था असल मसला अभी खत्म नहीं हुआ, और सच्चाई भी यही थी। अब उन पांचों के दिलों में एक नया मुकाबला शुरू हो चुका था। कौन सबसे पहले आदित्य से अपने दिल की बात कहेगी? क्योंकि अब हर एक को यकीन था, जैसे मेरा दिल आदित्य के लिए धड़कता है, वैसे ही बाकी सहेलियों का भी। अब उनमें से हर लड़की चाहती थी कि आदित्य सिर्फ उसका हो, और एक एक करके सबने अपने दिल की बात कह भी दी। किसी ने 2 दिन का वक्त मांगा, किसी ने 3 दिन, और सबने एक ही शर्त रखी, इतने दिन बाद तुम्हें हमें अपना फैसला जरूर बताना होगा। आदित्य एक अजीब उलझन में था। दिल में मोहब्बत का जज्बा तो था,
मगर जवाब देना बहुत मुश्किल था। मैं सबसे शादी नहीं कर सकता और जिसे चुनूंगा बाकी दिल से टूट जाएंगी। और फिर मैं हूं कौन? एक ड्राइवर, एक मजदूर जिसका हर खर्च उन्हीं के दिए पैसों से चलता है। बहुत सोचने के बाद आदित्य ने एक फैसला लिया। उसने पांचों को एक जगह बुलाया और बड़ी सादगी से कहा, आप सबने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मगर मैं सिर्फ एक गरीब भारतीय लड़का हूं जो आपसे मिलने वाले पैसों से अपने माँ बाप का गुजारा करता है। अगर मैं आप में से किसी एक को चुन लूं तो बाकी का दिल टूट जाएगा। और सच कहूं, मैं एक ही शादी कर सकता हूं। न दिल इजाजत देता है, न धर्म और न ही हालात। ये सुनकर सब चुप हो गईं, नजरें झुक गईं और पहली बार पांचों के चेहरों पर एक ही सवाल था, हम क्यों हारे और कौन जीते? उस रात आदित्य अपने कमरे में देर तक जागता रहा। मन में एक ही ख्याल था, इन सब में एक है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, खामोश, धीमी आवाज में बोलने वाली और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखने वाली। आदित्य उसे दिल दे बैठा था। उसने रात के सन्नाटे में हिम्मत जुटाई, उसे फोन किया और कहा, एक जरूरी बात करनी है, क्या मिल सकती हो? वो बिना कुछ पूछे तुरंत आ गई। आदित्य ने उसके सामने सच्चाई रख दी। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो शादी कर लेते हैं और आज रात ही भारत निकल चलते हैं। लड़की कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे से बोली, मैं अपने माँ बाप को मना सकती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, मगर वो ये कभी नहीं मानेंगे कि मैं भारत जाकर रहूं। आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर तुम मेरे लिए अपना धर्म छोड़कर हिंदू बनने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जमीन, अपना ऐशो आराम छोड़कर भारत चलने को तैयार हूं। आदित्य ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर तुम मेरी मोहब्बत में इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए हिंदू धर्म कबूल करता हूं, दिल से। वहीं बहुत सादगी से दोनों ने शादी कर ली। अगले ही दिन वो भारत पहुंच गए। आदित्य ने माँ बाप के कदम छुए और कहा, यही है मेरी हमसफर, मेरी बीवी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। माँ बाप की आंखें खुशी से छलक उठी। उन्होंने बहू को गले से लगाया और कहा, ये वही लड़की है जिसने हमारे बेटे को इंसान बना दिया।